दोस्तों, आज 13 जुलाई है, 13 जुलाई 2022। और आज फिर से हाजिर हैं हम द हिंदू के साथ। क्या और क्यों पढ़ें, है ना। तो आज चलते हैं सीधे न्यूज़पेपर में। तो जो पहली न्यूज़ है वो है एट एबव 7% रिटेन इन्फ्लेशन स्टे स्टेबन सॉरी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि इन्फ्लेशन रेट जो है 7% से ऊपर पहुँच गया है। और कितना नॉर्मल होता है या कितना हम सह सकते हैं। जैसे एक होता है ना कि किस किस हद तक हम महंगाई सह सकते हैं। तो आरबीआई का जो गाइडलाइन है या आरबीआई के जो नियम है उनके अनुसार 4 ± 2। 4 प्लस मतलब 4 + 2 6 और -2 मतलब 2 तक। तो 2 से 6 का जो आंकड़ा होता है या जो 2 से 6 के बीच में जो इन्फ्लेशन होता है उसे हमारी अर्थव्यवस्था आसानी से सह लेती है। पर उससे ज़्यादा होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये नुकसानदायक होता है। इससे जो निचले तबके के लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और इसके लिए कई प्रकार के उपाय भी करता है इन्फ्लेशन रोकने के लिए। जैसे ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है, इंटरेस्ट रेट जो लोन पे हैं उसमें बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके के कई सारे उपाय हैं। तो आपको ये देखना है कि इन्फ्लेशन रोकने के कौन कौन से उपाय हैं और यदि रोकने के उपाय आरबीआई करता है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर देख लें, है ना। इसके कारण से ये है। और अगला जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री टेक्स अप ट्रांसजेंडर पायलट केस, है ना। अब एक ट्रांसजेंडर है एडम हैरी जो कि अपनी बिना पहचान छिपाए पायलट हैं और वो चाहते हैं कि मतलब अपने काम पे जाएं। और इसी में डीजीसीए जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने डिनाई कर दिया है कमर्शियल पायलट लाइसेंस देने के लिए। तो इसे जो यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है उसने इस पे मामला उठाया और फिर बात करी है कि ऐसा किया जाना चाहिए, इसके लिए स्पेशल प्रावधान किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, जो ट्रांसजेंडर समुदाय है वो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, एक अलग समुदाय होते हैं। आखिर उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? क्या वो मनुष्य नहीं होते? मनुष्य होते हैं। यदि वो कुछ करना चाहते हैं तो इसमें यदि नियमों, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे फॉर्म भरने में भी एक अलग लिंग का कॉलम बन गया है। तो आखिर यहाँ पे ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इसी पे बात की गई है। तो आप इनके अधिकारों के बारे में और इनसे संबंधित प्रावधानों के बारे में थोड़ा देख लें, ठीक है। इसके बाद है राइटफुल चैलेंज। पेज नंबर 6 पे चलते हैं सीधे। जो राइटफुल चैलेंज है इसमें क्या है इसे हम यहाँ देखते हैं। तो ट्विटर केस है 69 करके है। उसमें क्या किया गया है कि वो जो भारत सरकार है 69A, उसमें क्या है कि किसी भी जैसे कुछ ऐसी बातें जिनके कारण हम उनको रोक लगा सकते हैं, जैसे आंतरिक सुरक्षा है या दुर्भावना है या पॉलिटिकल एनिमी है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शर्तें हैं जिनके कारण हम किसी भी मीडिया संस्थान या सोशल मीडिया संस्थान पे उनके रोकने को कह सकते हैं और वो ऐसा रोका जाएगा। तो इसे आपको देखना है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जो केस है उसे आपको देखना है। 69A क्या कहता है आईटी एक्ट का, इसको आपको देखना है। तो इसे तो आप देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से तो है ही। क्रिएट मोर जॉब्स रिवैम्प एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, है ना। यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट 10 लाख जॉब क्रिएशन प्लान डज नॉट अपीयर टू हैव फैक्टर्ड इन द ग्राउंड रियलिटी। तो जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है इन्होंने कहा है कि जो ज़्यादा जॉब क्रिएट करना चाहिए ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है बेरोजगारी की तरह उसे घटाना चाहिए। और वैकेंसी आर मच हायर, मतलब बहुत सारी आंतरिक रूप से ये देख सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं पर हम अभी उसको भर नहीं रहे हैं। तो इसके कई कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम भारत सरकार उतनी इच्छुक नहीं दिखती या इस तरीके की बातें हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो मतलब जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें वैकेंसी की बहुत मतलब रोज़गार की बहुत आवश्यकता है। तो अधिक रोज़गार क्रिएट, उसके बाद कुछ आंकड़े दिए गए हैं जैसे आप देख सकते हैं
इसके बाद जो है ये गारंटर ऑफ फ्री स्पीच है ना। तो कौन है गारंटर? आप जानते हैं कि हमारा गारंटर कौन है? फ्री स्पीच का गारंटर सीधे सीधे संविधान है। तो संविधान का 19 जो अनुच्छेद 19(1) का 1 है, गारंटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विथ विच वन कैन क्रिटिसाइज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये एक तरीके से समझिए कि हमें बोलने की आज़ादी है, पर बोलने की आज़ादी के साथ साथ कई निर्बंधन भी लगाए हैं, प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि हम किन चीज़ों के लिए नहीं बोल सकते या किन। तो जो बोलने की आज़ादी है वो गारंटी प्रदान करती है, और इस बोलने की आज़ादी कम हुई है या नहीं हुई है इसके बारे में आपको देखना है। कुछ केस के उदाहरण, कुछ विवाद दिए गए हैं और उनके बारे में बात की गई है। तो बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, वो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो है मीडिएशन बिल, नॉट गेटिंग द एक्ट टुगेदर है ना। मीडिएशन बिल की बात की गई है, जो मतलब एक तरीके से एक बिल लाने की बात की गई है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस हैज रिकमेंडेड सब्सटेंशियल चेंजेस टू मीडिएशन बिल। द पैनल हैज पार्टिकुलरली cautioned द सेंटर अगेंस्ट मेकिंग प्री लिटिगेशन मीडिएशन कंपलसरी। तो एक आप इसमें देखिएगा कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन कंपलसरी क्यों है, आवश्यक है, और इस पर किस तरीके की बातें की गई हैं या किस तरीके के प्रावधान हैं। तो एक से देख लेना है। इसके बाद है सेंटर हैज़ नो न्यू डाटा ऑन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर हम पहले बहुत ज़्यादा सुनते थे कि यहाँ पे बाल मजदूरी है या बाल जो श्रम है वो बहुत ज़्यादा है, पर अभी इधर इन्होंने सेंटर से पूछा है और उन्होंने सेंटर ने कहा है कि हमारे पास कोई नया डेटा नहीं है इसके लिए। ठीक है। तो आप बाल श्रम किस प्रकार के भारत में पाए जाते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इसे ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता तो किन कौन से कारण हैं, और इसके पीछे सामाजिक आर्थिक किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद है SII लॉन्च वैक्सीन टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आप तो जानते ही होंगे, बहुत चर्चा में रहा है कोविड वैक्सीन के टाइम में। तो उसने एक सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन लॉन्च की है ना। और इस वैक्सीन के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ क्या ऐसी वैक्सीन अन्य कैंसर के लिए भी जारी कर सकता है या किया जा सकता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल आउटपुट जंप्स 19.6% है ना। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट, औद्योगिक जो आउटपुट है वो जंप कर गया है 19.6%। ठीक है। इसके पीछे क्या क्या कारक रहे हैं तो ये आप देख लेना है। उसके बाद जैसे सब NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ विच रिलीज द प्रोविजनल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना। तो इसी को आपको देखना है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी करती है, कौन जारी करती है? तो NSO जारी करती है। और ये जंप क्यों किया गया है, क्यों किया है, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसे आप जान लें और कारकों को लिख लें है ना। लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे आप लिख लें। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियाज़ पुअर नेग्लिजिबल। अब यहाँ पे इनका कहना है कि जो इन्फ्लेशन, महंगाई की दर का जो प्रभाव पड़ रहा है गरीबों पर वो बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं जो इनको आसानी से मतलब इनसे उबरने में सहायता प्रदान करती हैं। पर रियलिटी में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभाव किया जा रहा है। तो और कुछ हद तक ये कह भी सकते हैं कि कुछ हद तक सत्यता है इनमें, लेकिन यदि हम किसी भी बात को कहें कि 100% सत्य है तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है ही। लेकिन हाँ, वैश्विक संदर्भ में देखें तो रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद जितनी हालत ख़राब हुई है पूरे देशों की, भारत की उतनी हालत ख़राब नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा और अन्य देशों की तुलना में भारत में क्या प्रभाव पड़ा। इसे आप तुलनात्मक रूप से देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो आज के अखबार में इतना ही पढ़ना है आपको। धन्यवाद।